नाम दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मुद्दा बहुत जोरों पर था, लगातार डिबेट चल रही थी कि 23 तारीख को क्या होगा, 23 तारीख को क्या होगा। 23 तारीख की अंतिम घड़ी आ गई है, मतगणना शुरू हो चुका है और दोपहर के 1 के आसपास बज रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी कितनी लीड से आ गया और कांग्रेस कितनी। कांग्रेस को टोटल 12वें चरण की गिनती हो चुकी है और 12वें चरण के आसपास 24,000 मत मिले हैं और 23,000 वोट से कम आगे है सुनील सोनी। खैर, मैं बोल रहा था ये रणभूमि बड़ी है और ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल है और बीजेपी अपनी नाक बचाते हुए नजर आ रही है। खैर, इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रगति वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। प्रगति वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। और बीजेपी से अमरजीत छावड़ा जी जुड़ चुके हैं। सीधा पहले मैं आपके तरफ आऊँगा। बाजीगर कहलाएंगे, एक तरफ महाराज जीत रहे हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ के उपचुनाव जीत रहे हैं, एक तरफ यूपी के भी उपचुनाव में लगभग 9 सीटों में 6 सीटें आपके तरफ दिख रही है और 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के तरफ दिख रही है, पर झारखंड हारते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह उपचुनाव हुए और जिस तरह से परिणाम अभी दोपहर 1 बजे तक आए हैं वो साफ इंगित करते हैं कि देश में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके कार्यों पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है। और उसके साथ ही मैं रायपुर के दक्षिण विधानसभा की बात करूंगा तो जितने वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं उतने वोटों से हमारी बढ़त चल रही है। कुल मिला के कहा जाए कि डबल जो है हमारा वोटों का जो आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और 11वें चरण में आते आते हम लगभग 48,000 लगभग आंकड़े जो है उस हिसाब से लगभग 23,402 मतों से हमारी जो है लीड चल रही है। तो ये लीड का आंकड़ा 11वें चरण में इतना हो चुका, 8 चरण और बचे। मुझे लगता है कि जैसे जैसे और परिणाम आएंगे, हमने जो प्रारंभ में कहा था कि एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसको। कौन से प्रत्याशी को उतारते तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता? देखिए, ये तो कांग्रेस के चयन का विषय है, कांग्रेस किसको चुनती किसको नहीं चुनती, लेकिन जिनको उन्होंने चुना मैं उस पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि उसको क्षेत्र की जनता नहीं जानती थी। वो कभी भी किसी भी तरह से किसी भी चुनाव में रायपुर के चारों विधानसभा की बात करूं कभी उनकी उपस्थिति नहीं रही। वो जरूर युवा कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, वो जरूर संगठन का काम करते रहे हो, लेकिन जो एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का विषय होता है, जैसे मैं खुद 2 बूथ का प्रभारी था और 2 बूथ में मुझे जिम्मेदारी मिली थी और 2 बूथ में लीड मिली, तो हम जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। युवा कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने जरूर कांग्रेस के संगठन में काम किया, लेकिन दक्षिण विधानसभा की जनता से वो कोसों दूर रहे और उनको पहचान बनाने में ही वक्त लग गया। आज अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस की करारी हार हो रही है तो उसके पीछे मूल कारण यही है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में न झांके वो पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर टीका टिप्पणी करती रही। एक नैरेटिव सेट करने का काम उन्होंने किया कि वो कहीं ना कहीं उनके कामों को लेकर वो दुष्प्रचार करने में लगे रहे। यदि उसकी जगह वो अपने कार्यों को लेकर अपने 5 साल में यदि कुछ अच्छा काम कहीं उनको मिल जाता, दिख जाता, उसी की बात को लेकर जनता के बीच में चले जाते तो हो सकता है उनको कुछ फायदा मिलता रहा। लेकिन पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकी रही। बृजमोहन जी की तारीफ उन्होंने पूरे चुनाव में की और इसका फायदा भी हमको मिला और पूरे चुनाव में वो सुनील सोनी जी को लेकर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम की। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वही सुनील सोनी जी है जो 2 बार इस क्षेत्र से महापौर चुने गए, वही सुनील सोनी जो सांसद चुने बचा कर रखे। फिर आऊँगा। बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है आपकी तरफ। आप जीत का दम भरते थे, बोलते थे युवा इस बार बदलाव करेगा। मोदी जी बोलते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, पर इस बार युवाओं ने वोट नहीं डाला और कहीं ना कहीं लगता है, देखिए बोल रहे थे वो कि 24,000 उनको टोटल वोट मिले हैं और 24,000 हमारी लीड है, 24,402 के आसपास लीड बता रहे थे। तो क्या लगता है प्रगति जी, एक बड़ा हार का कारण है टिकट चयन क्या है, या बड़ा हार का कारण है जो आप लगातार टिप्पणी कर रहे थे सुनील सोनी पर वो है, या बड़ा हार का कारण है जो आप कर रहे थे चीज़ों को लेकर के वो कारण है? क्या कारण है बताइए? दुलारी जी, ये कोई हार नहीं है। हमने एक युवा प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दी आकाश शर्मा के रूप में और वो जन जन तक पहुँचे हैं, लोगों तक पहुँचे, एक नया चेहरा इतने वोट पा लिया और उनसे उनके पिताजी की उम्र के बराबर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो 2 बार के महापौर, 1 बार के आरडी के चेयरमैन, 1 बार के सांसद, और वो इतनी आगे हैं तो ये दम भर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यदि वो सांसद का चुनाव भी लड़ते
तो क्या वो 50,000 वोट से नहीं जीतते? तो क्यों सांसद के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सांसद के समय आपने उनकी टिकट काटी, ये बताइए आप क्यों उन्हें फिर बताइए, प्रमोशन था या डिमोशन कर दिया सुनील? बिल्कुल डिमोशन किया। आज आप इंटरव्यू कीजिए जाके उनके घर पर सुनील सोनी जी का, तो सुनील सोनी जी कहीं ना कहीं रोते नजर आएंगे और बताएंगे दुलारे जी आपको कि मेरा डिमोशन किया था, देखो मैं इतने वोट से यहाँ जीत गया, तो क्यों मेरी संसदीय सीट संसद की उन्होंने टिकट मेरी काटी गई थी। दूसरी बात दुलारे जी, सत्ता का पूरा इनके पास धन बल, सत्ता बल, हर प्रकार का बल इनके पास था। आज ईवीएम पर हम सवाल उठाते हैं तो ये कहते हैं, आप खुद देखिए कि पूरी दुनिया में यदि भारत देश के अलावा कहीं और ईवीएम से चुनाव होता हो तो आप मुझे बताइए कि यहाँ ईवीएम से चुनाव होता है। अरे ईवीएम में जिन अधिकारियों की चेकिंग में ड्यूटी लगती है वो अधिकारी आकर बताते हैं कि ईवीएम यूज़ हुआ, 100% चार्ज ईवीएम यूज़ हुआ, ईवीएम में वोट डले और जब काउंटिंग के समय ईवीएम खोली जाती है तो ईवीएम 80-85% तक चार्ज मिलती है। भैया कौन सी बैटरी आप ईवीएम में लगाते हैं? तो देखिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यदि आकाश शर्मा जी को कांग्रेस ने उतारा था तो निश्चित तौर पर वो जननेता थे। आप बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई जानता नहीं था। अरे अमरजीत भाई, ये बताइए कि आपके प्रत्याशी सुनील सोनी जी का बहिष्कार उस क्षेत्र की जनता ने क्यों किया? उस क्षेत्र की जनता ने ये क्यों किया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हम वोट डालने निकलेंगे नहीं? देखिए, ये निश्चित तौर पर वोट डालने नहीं गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के बहिष्कार के रूप में वोट डालने नहीं। बिल्कुल इनके कार्यकर्ता सुनील सोनी जी का काम करने सड़कों पर नहीं उतरे। क्यों? इनको क्या आन पड़ी थी कि एक निष्क्रिय, मैं तो अभी भी निष्क्रिय कह रही हूँ कि एक निष्क्रिय सांसद को, निष्क्रिय महापौर को उन्हें विधायक बनाना पड़ा। तो ये मजबूरी, ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका बखान शायद मीडिया के सामने ना कर पाए, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी उन्हें टिकट देना। और कोई बड़ी जीत नहीं है, कोई उनकी जीत नहीं है, ये तो सुनील सोनी जी की जीत के बाद भी हार है कि एक सांसद प्रमोशन किया आपने, उनको विधानसभा का टिकट दे दिया और कहाँ 67,000 का अंतर था दुलारे जी। जब चुनाव 2023 दिसंबर में हुए, साल भर पहले, वो 67,000 का भी अंतर 23,000 है। अमरजीत भाई, अभी और पेटियां खुलनी बाकी हैं। अभी देखिए आप, ये अंतर कहाँ तक पहुँचता है, बढ़ता है कि घटता है। ये कोई जीत नहीं है आपके प्रत्याशी की। आपका प्रत्याशी जीत कर भी हारा है और हमारा प्रत्याशी हार कर भी जीता है। देखिए, बड़ा अभी और पेटियां खुलना बाकी है अमरजीत जी। एक साफ तौर पे पूछता हूँ, पहले पार्षद का चुनाव लड़ा उन्होंने, फिर उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने अपने सांसद का चुनाव लड़ाया। तीनों ग्राफ में आप ग्राफ देखें तो सुनील सोनी जी का ग्राफ ऊपर की तरफ था, फिर ऊपर से आपने यू टर्न घुमाया और विधायक बना दिया। तो लगातार जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप जीत कर भी हार गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उम्र जो है वो कहीं आड़े नहीं आती। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने अगर अपने छोटे प्रत्याशी को मैदान में उतारा तो ये उनकी ओर से कोई दबाव नहीं था। कांग्रेस डिमोशन नहीं मानते आप सुनील सोनी? कहाँ से डिमोशन है? सांसद से विधायक बना दिया। देखिए, होता क्या है कि कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना, चाहे लोकसभा के माध्यम से चाहे विधानसभा के माध्यम से। आप देखेंगे भूपेश बघेल लोकसभा के चुनाव भी लड़े, भूपेश बघेल विधानसभा के चुनाव भी लड़े, ताम्रध्वज साहू लड़े। ऊपर नीचे ये होता है पार्टी में। नीचे नहीं आए, आप में जीत करके नीचे आ गए। दूसरा बड़ा एक अहम सवाल ये बन जाता है, क्या सुनील सोनी के ऊपर आपको विश्वास नहीं था लोकसभा में? और अगर विश्वास था कि सुनील सोनी जी जीतेंगे तो फिर आपने टिकट बृजमोहन अग्रवाल को क्यों नहीं दिया? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ये। देखिए, ये संगठन का निर्णय होता है किस व्यक्ति को कहाँ चुनाव लड़ना, किस व्यक्ति को कहाँ चुनाव लड़ना, और ये दोनों पार्टियों में होता है। आज देखिए, राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी तो वहाँ प्रियंका गांधी गई। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 सीटों पर क्यों लड़े, क्यों प्रियंका गांधी को पहले उन्होंने नहीं लड़ाया? तो संगठन अपने हिसाब से सारे निर्णय लेती है किस प्रत्याशी को कहाँ खड़ा करना। संगठन को डर था? कोई डर का विषय नहीं है। संगठन अपने हिसाब से किस प्रतिनिधि को कहां रखना चाहती है, समय समय पर संगठन अपने निर्णय से तय करती है। कांग्रेस पार्टी के पास खुले पत्ते थे। उनके पास प्रमोद दुबे जैसा नेता था, उनके पास ज्ञानेश शर्मा जैसा नेता था, उनके पास कन्हैया अग्रवाल जैसे नेता थे जो बाकायदा कलेक्ट्रेट में घूम रहे थे। कन्हैया अग्रवाल तो फॉर्म खरीद चुके थे, लेकिन प्रमोद दुबे भी फॉर्म और प्रमोद दुबे भी खरीद चुके थे, जैसे आपने बताया। तो कांग्रेस अपने अंतर्कलह से गुजर रही है। ये 24,000
आप देखेंगे 11वें चरण में 24,000 19वें चरण तक कितना लीड जाएगा, कितना लीड जाएगा बता दीजिए। 40,000 तक हमारी लीड जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं जैसे प्रगति बहन अभी कह रही थी कि 69,000, मैं उनको बताना चाहूँगा कि 10% वोटों में कमी आई है। यदि ये 10% वोट और पड़ जाते ना तो मैं बोलता हूँ 69,000 से ऊपर जाते। तो ये भी कह रही कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो घर से बाहर नहीं निकले, बहिष्कार करने के लिए घर से बाहर, ये वोटों को नोटा को न मिल करके इसमें घर में रहे। दुलारे जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वोटों को जातियों में बांटते हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में वोट नहीं पड़े, उन वोटों पर किनका अधिकार है? ये बार बार दावा किन वोटों पर करते हैं? ब्राह्मणवाद पूरे चुनाव में इन्होंने चलाया कि हमारा कैंडिडेट ब्राह्मण है। लेकिन विकास उपाध्याय जो पश्चिम विधानसभा से पूर्व विधायक थे, वो पूरे चुनाव में नदारद रहे। तो इनके जो घर में सेंध लगी है, इन्हीं के लोगों ने लगाई है। चाहे मैं कन्हैया अग्रवाल की बात करूं, चाहे प्रमोद दुबे जी की बात करूं, चाहे विकास उपाध्याय की बात करूं, और तो इनके महापौर एजाज ढेबर से आप आंकड़े निकाल कर देखिए, वो अपने वार्ड में जहां के वो पार्षद है, वहां से भी कांग्रेस हार रही है। तो कांग्रेस आज किसी बूथ में जीतती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की बुरी दुर्गति हो चुकी है। ये लगातार चुनाव हार रहे। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, फिर लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई, इसके बाद अभी उपचुनाव में करारी हार हुई, इसके बाद अभी 2 महीने बाद नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे। आप देख लीजिएगा, उस चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। इस प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है। 11 महीने लगातार हमने काम किए, चाहे मातारी वंदन योजना की बात करूं, चाहे किसानों को बोनस देने की बात करूं। ये बात करते इन्होंने लगातार इस प्रदेश को छलने का काम किया। इनके तमाम बड़े लीडर आज जेलों के अंदर है, तमाम बड़े अधिकारी जेलों के अंदर है, जिनकी बेलें रिजेक्ट हो गई। ये बार बार ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 4 बार इनको लताड़ लगाई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम जो आदेश है उसकी भी अवहेलना करते हैं। ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनको लगता है कि ये अपने कार्यों से जीत गए, और हार जाते तो ठीकरा सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर फोड़ते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अगर इस हार से भी खुश है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी में खुश हो जाए कि एक इनका घर का छोटा बेटा कुछ हजार वोट लेकर आ गया है, तो चलिए हम इसी में खुश जाए। उसकी योग्यता इतनी ही थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत आत्मचिंतन मनन की आवश्यकता है। कांग्रेस बहुत गुटों में बटी हुई है। भूपेश बघेल कहीं स्वीकार है, कहीं अस्वीकार है। टीएस सिंहदेव जो पूरे 5 साल के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री कब बनेंगे या मुख्यमंत्री कब बनेंगे, इसी लड़ाई में लड़ते रह गए। आखिरी के 2.5 महीनों में उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके चरणदास महंत कहीं चुनाव में नजर नहीं आते। इनके तमाम बड़े नेता कहीं नजर नहीं आते। दीपक बैज अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो दो चुनाव लगातार, किसी टीम का कप्तान यदि लगातार वो हार लेता है, उसके बाद ही बना रहता है, तो नैतिक जिम्मेदारी उस कप्तान की भी बनती है। मुझे तो लगता है कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर कम से कम विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, बुरी हार हुई। लोकसभा चुनाव लड़ा गया, बुरी हार हुई, और अब उपचुनाव हुआ, इसमें भी बुरी हार हुई। कम से कम दीपक बैज को नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इनको अगर आकाश शर्मा जैसा कोई योग्य मिलता है युवा, तो युवा चेहरों को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। कम से कम थोड़ी बहुत जो इज्जत है, थोड़ी बहुत जो मान सम्मान है, थोड़ा बहुत जो साख है, वो नगरीय निकाय चुनाव में इनको दिख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने अंतरकलह में कोई आत्मचिंतन मनन करेगी। और इसी तरह से कांग्रेस अगर चलती रही तो कांग्रेस का इस छत्तीसगढ़ से सभी निकायों से सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरीके से आप उपचुनाव हार रहे हैं, जिस तरीके से आप महाराष्ट्र हार रहे हैं, उस तरीके से बोल रहे हैं कि इस बार भी चुनाव साफ होने वाला है। क्या कांग्रेस अपने अंतरकलह को निपटा नहीं पा रही है? 2014 के बाद जो अंतरकलह चालू हुआ, 2014 में जो आपने हार देखा, वो हार 2024 तक आप लगातार देख रहे हैं। क्या लगता है इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़े आरोप सत्ता दल के जो प्रवक्ता है, बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं। देखिए दुलारे जी, मैं पहले ये बता दूं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, विचारधारा है। और इस बात का ये नरेटिव लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सड़कों पर हैं। यदि आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र हम हार रहे हैं और छत्तीसगढ़ का उपचुनाव हम हार रहे हैं, तो वायनाड का उपचुनाव हम जीत रहे हैं। हमारा घटक दल इंडिया गठबंधन झारखंड में एक तरफा सरकार बना रहा है। तो इस बात को भी बीजेपी के प्रवक्ता को ये जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात, यदि ये उंगली उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को टिकट दी गई है और प्रियंका गांधी जी, तो अमरजीत जी, भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चेहरे हैं तो वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। दूसरी बात, आप क्यों बृजमोहन अग्रवाल जी को ये कह कहकर दक्षिण विधानसभा के घर घर पर जाना पड़ा, घूमना पड़ा? वो अपने भी चुनावों में घर घर नहीं घूमे, लेकिन इस उपचुनाव में आकाश शर्मा ने उन्हें सड़कों पर उतार दिया और उन्हें घर घर, बड़ा सवाल, आकाश शर्मा ने सड़कों पर जाकर ये कहना पड़ा कि आप 2 विधायक चुन
रहे हैं, 2 विधायक, एक सुनील सोनी जी, एक मैं। ये बात क्यों दक्षिण विधानसभा की जनता के सामने बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर आना पड़ा? अमरजीत छावड़ा जी, जिसके घर कांच के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। जैसे पानी साफ होता है, वैसे ये बात बिल्कुल साफ है कि आपके यहाँ की अंतर्कलह के कारण आपकी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूरी थी कि आपने सुनील सोनी जी को टिकट दी। आपके यहाँ भी नेताओं की फहरिस्त थी, बहुत नेता थे। और दूसरी बात, जो बात है, आप जो हार और जीत की बात कर रहे हैं, तो आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस एकमात्र पार्टी है। बहुत से राजनीतिक दल आए और चले गए, लेकिन आज तक राजनीति में कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी हुई है जहां थी। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी थी, आप इस बात को भूले मत। दूसरी बात, अटल आडवाणी जी के युग को यदि कोई खत्म किया था तो वो हमारी कांग्रेस यूपीए की सरकार ने उसके युग को खत्म किया था। और मोदी और शाह का युग भी यदि कोई खत्म करेगा तो वो इंडिया गठबंधन खत्म करेगा। इस बात को आप लिख लीजिए अमरजीत छावड़ा जी। बड़ा बात कह दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी के युग को अगर किसी ने ख़त्म किया था तो वो कांग्रेस पार्टी, और मोदी और शाह के भी अगर चीज़ों को कोई ख़त्म करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये युग को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और बड़े गंभीर आरोप की सड़कों पर उतार दिया है आकाश शर्मा को। आकाश शर्मा ने बृजमोहन अग्रवाल को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया। जितने घरों में वो अपने चुनाव को लेकर के नहीं उतरे थे, उतने घरों में इस बार बृजमोहन अग्रवाल को जाना पड़ा, घर घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, कहना पड़ा कि आप सुनील सोनी को नहीं, बृजमोहन अग्रवाल को चुन रहे हैं। आप एक नहीं 2 विधायक चुन रहे। वास्तविकता क्या है? क्या दक्षिण में 2 विधायक है या 1 विधायक है? खैर, इससे पहले एक सवाल का एकदम साफ तौर पे जवाब ले लूँगा मैं। आप बताइए कि दक्षिण में विधायक कौन है, बृजमोहन अग्रवाल या सुनील सोनी? एकदम बिना लाग लपेट के बता दीजिए, फिर बाकी सवाल के जवाब। देखिए, स्पष्ट है, बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा के सांसद है और उस लोकसभा में एक विधानसभा आती है दक्षिण विधानसभा। तो निश्चित है दक्षिण विधानसभा भी उन्हीं के विधानसभा के क्षेत्र में। विधायक कौन है? सुनील सोनी जी निर्वाचित विधायक है। और बृजमोहन अग्रवाल जी चूंकि 35 साल तक लगातार उस क्षेत्र की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो निश्चित ही उस क्षेत्र में भी वो उतना ही ध्यान देंगे जितना पहले देते आए हैं। और मैंने पहले भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार वहाँ पर 8 चुनाव जीतते आए हैं। 9वां चुनाव हुआ था वो, फिर उसके बाद उपचुनाव हुआ। और प्रगति जी कह रही थी, मैं उनके ज्ञान को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसे नेता है जो साल में 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते, हर घर में उनका संपर्क है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कांग्रेस के नेता खुद कहते, कांग्रेस के पार्षद खुद कहते। चुनाव के समय वो बार बार माला जपते थे कि बृजमोहन जी होते तो रिजल्ट कुछ और होता, बृजमोहन जी होते तो। मतलब आप समझ लीजिए कि कांग्रेसियों के कितने संपर्क है हमारे भाजपा के लोगों के साथ। और इस चुनाव में भी बृजमोहन अग्रवाल जी उतनी ही सक्रियता से काम किए जितना पहले वो अपने चुनाव में करते आए। और निश्चित ही चुनाव होता है तो उसमें पूरी सक्रियता सबकी होती। क्या राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए सोनिया गांधी जी नहीं गई थी कि मैं अपनी जगह अपने बेटे को ला के खड़ा कर रही हूँ, ऐसा बोलने वो नहीं गई थी क्या? तो ये होता है चुनाव में। चुनाव में कोई अपनी जगह किसी कैंडिडेट को अगर लाता है तो उसके बारे में वो चर्चा करता है। उसके बेटे के लिए जाना और सुनील सोनी के लिए जाना, दोनों में अंतर नहीं लगता आपको? देखिए, परिवार है ये, भारतीय जनता पार्टी भी एक परिवार है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को परिवार नहीं मानती है, वो सिर्फ परिवारवाद, गांधी परिवार को ही परिवार मानती है, तो वो उनकी बात उचित हो सकती है। लेकिन हम संगठन को अपना परिवार मानते हैं। और रहा सवाल, ये बार बार कहते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था उसके बाद, आज़ादी के बाद, कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है? ये कांग्रेस वाली कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस सोनिया जी की इटली वाली कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जिसने लगातार इस देश में घोटाले किए। चिदम्बरम से लेकर नीचे तक आप जाएंगे, भूपेश बघेल तक, ये लगातार घोटालों से लिप्त सरकार है। और इसी वजह से इस सरकार को जनता ने पूरे सिरे से नकार दिया है। मनमोहन सिंह जी की जब तक सरकार थी तब तक कांग्रेस अच्छे से चल रही थी। जैसे इन्होंने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया और मनमोहन सिंह जी का वो पर्चा फाड़ के राहुल गांधी जी खुद जब प्रमोट होने पे आए तो राहुल गांधी को जनता ने दरकिनार कर दिया। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार राहुल गांधी जब जनता के बीच में गए वो नकार दिए गए। 99 सीट पर आकर ये ऐसे जश्न मनाते थे जैसे इन्होंने मेरिट पे स्थान पा लिया। अरे भैया, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, हर मुद्दों पर काम कर रही है। चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे देश के अंदर की बात हो, चाहे देश की समृद्धि की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, सारे मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक सशक्त सरकार के रूप में काम कर रही है। आज भारत एक मजबूत रूप से विश्व में उभरा है। इनके पास का ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, और ना ही काम करने की कोई ताकत है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी बहुत आत्मचिंतन की, मनन की जरूरत है। अभी कितने साल लगेंगे इनको संभलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि
कांग्रेस कहीं उभर पाएगी, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति से सोनिया गांधी जी अलग कहीं शिफ्ट हो गई, राहुल गांधी जी कहीं अलग शिफ्ट हो गए, प्रियंका जी को इन्होंने अपने 2 सीटों पर लड़ने के बाद 1 सीट उनको दे दी। तो ये परिवारवाद की राजनीति करते। हम भी परिवार की बात करते, लेकिन हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार है। हमारा परिवार अटल जी, स्वर्गीय अटल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। वर्षों तक छत्तीसगढ़ के लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना यदि किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। और हम बार बार कहते हैं कि इस प्रदेश को यदि हमने बनाया है तो इस प्रदेश को संवारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। 3 साल आपको मौका मिला था राज्य बनने के बाद, मनोनीत आपके मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी जी, 3 साल में इनकी विदाई हो गई थी। फिर 15 साल बाद जनता ने सोचा चला थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लेते, जायका चेंज कर लेते, इनको एक अवसर दिया। वो अवसर भी इन्होंने गवा दिया। लगातार इस प्रदेश में सारी चीज़ों की बात करूँ, भ्रष्टाचार की, शराब घोटालों की बात करूँ, खनिज घोटालों की बात करूँ, घोटालों की लंबी फहरिस्त है। आज तो कई इनके नेता जेल और बेल के चक्कर काट रहे। खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जमानत पे हैं। राहुल गांधी की बात करते वो खुद जमानत पर है। ये सारे लोग जमानतों पर चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस प्रदेश में जो 5 साल का जो काला काल था, उस काल को धीरे धीरे शनै शनै मिटाने का काम हम कर रहे हैं। किसानों के सारे वादे पूरे कर रहे हैं, युवाओं के सारे वादे पूरे कर रहे हैं। पीएससी में जो घोटाला हुआ था, जो डीएसपी में जो एसडीएम लेवल, जल्दी समय क्या बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा, क्योंकि विषय इतना लंबा है कि मुझे लगता है कि कई दिन निकल जाएंगे। बस यही अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस जीत को और इस हार को कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। यदि कांग्रेस आज बुरी हार की स्थिति में है तो ये ना कहे कि हमारा प्रत्याशी कम आयु का था, आपका प्रत्याशी, ये बचकाना बात है। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ती वो पार्टी लड़ती, चुनाव व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। व्यक्ति एक वो सामने होता है, लेकिन लोग उसके सिंबल को जानते हैं। यदि कांग्रेस अपने सिंबल को भूल रही है, पंजा छाप को भूल रही है, तो ये उनकी सोच होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उम्र का कोई विषय नहीं होता। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, एक प्रत्याशी को जनता ने नकार दिया और बहुत बुरी तरीके से नकारा। 69,000 की लीड यदि बृजमोहन जी की थी तो आज भी हम उसी लीड के आसपास है, क्योंकि 10% वोटों का प्रतिशत वोटिंग में घटा है। अगर हम उसको भी जोड़ ले तो हम निश्चित ही उसी आंकड़े के आसपास है। देखिए, बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूं मैं, उसके बाद दूसरे चरण की तरफ मैं चलूँगा। आखिरी प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। देखिए, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कि सारे लोग जमानत पे हैं, सारे लोग जेल और बेल के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी हार की आप हार का जिम्मेदारी किसके सर पे डालेंगे? भूपेश बघेल के सर पे डालेंगे, विकास उपाध्याय के सर पे टिकरा फोड़ेंगे, या फिर दीपक बैज के ऊपर टिकरा फोड़ेंगे? लगातार 2 चुनावों में बड़ी हार। इससे पहले आपके पास 2 सीटें थी लोकसभा की, इस बार तो आपके पास सिर्फ 1 सीट बच पाई है। तो क्या लगता है कि हार की बड़ी वजह क्या है? देखिए दुलारे जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो कह रहे हैं कि हार की वजह, तो हार की तो वजह पूरा संगठन इसके लिए जिम्मेदारी ले रहा है कि हम कहीं ना कहीं पीछे थे, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो वोटों का अंतर जो गड्ढा था, हम उससे पाटने पे कामयाब हुए। देखिए, सीढ़ियाँ तो धीरे धीरे इंसान चढ़ता है, एक एक करके चढ़ता है, एक साथ तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जा सकती। तो हमने भी जो दक्षिण विधानसभा का था उसका किला भेदने में हमारा संगठन भी लगा था। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचिए कि जो पार्टी सत्ता पर है, उस सत्ता के 12 विधायक और 8 मंत्री वो लगे हुए थे, उसके बाद यदि इतने वोट के अंतर से जीत रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सुनील सोनी जी के पीछे पूरा शासन लगा हुआ था, प्रशासन लगा हुआ था, उसके बाद वो जीत रहे हैं। और घोटालों की करें नहीं, क्योंकि अभी जिस दिन यूएसए लेके जाती है अमेरिका की पुलिस, या अमेरिका की जिस दिन अडानी जी को लेकर जाएगी, तो जब घोटाले खुलेंगे ना, तो मोदी अदानी भाई भाई जब निकलेंगे ना, तो ये मुंह छुपाते भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता भागेंगे। इन्हें ये शर्म नहीं आती चैनलों पर बोलते हुए? इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस देश के लिए, इस देश के एक शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनकी पत्नी के को ये अभी भी इटालियन कहते हैं कि इटली की है, ये है वो। अरे उस महिला ने इस देश के उस पुरुष को, जिन्हें संचार यदि इस देश में है तो राजीव जी के कारण है। और सोनिया जी ने अपनी गोद पर अपने पति को मरते देखा, इस देश के लिए शहीद होते देखा। और आज भी यदि वो इस देश पर हैं और इस देश के लिए वो अपना समय दे रही हैं, तन मन धन लगा रही हैं इस देश के लिए, तो वो जरूर उनके कण कण, उनके रोम रोम में भारतीयता है। इसलिए शर्म आनी चाहिए इन संघियों को इस बात को लाते हुए कि ये सोनिया जी को
इटालियन महिला और इस तरीके के जो शब्द ये यूज़ करती हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं है। देखिए संगठन, उनका संगठन परिवार है, जहां परिवार का एक सदस्य गायब, रमन सिंह जी कहाँ थे? पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष है, वो पूरे चुनाव भर नदारद थे, किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा। अरे यदि आपका संगठन एक है, आपका परिवार एक है, तो रमन सिंह जी कहाँ थे चुनाव में? तो ये बात आप भी मत कीजिए। यदि हम दूसरे मैटर पर जाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट लेकर जाते हैं, तो 2-4 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि घोटाले इनकी सरकार में भी हुए, हमारी सरकार में तो सिर्फ आरोप लगे, एक भी आरोप आज तक दुलारे जी सिद्ध नहीं हुआ। फिर इनके प्रवक्ता कहते आपके अधिकारी, तो इन्हें बताइए, इन्हें समझाइए कि अधिकारी कभी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, अधिकारी सरकारी होता है, तो इन्हें इस बात को समझाइए। अभी आपने देखा कि अधिकारियों को, केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को अडानी जी बांटने के लिए 2200 करोड़ रुपए उधार लेकर अमेरिका से आए थे। तो किसके शासनकाल में अधिकारी भ्रष्ट है, ये तो अभी कुछ दिनों में पूरा देश जान जाएगा। और मैं तो ये कहती हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अमरजीत छावड़ा जी, इस जीत से आप खुश मत होइए। ये जीत कोई आपके जनाधार को परिपूर्ण नहीं कर रही है। जनाधार अभी भी आपका जनता के बीच में कम हो रहा है, इस बात को आप विचारिए। हमने जनता के बीच में अपने जनाधिकार को क्रमशः बढ़ाया है और बढ़ रहा है। अभी कुछ राउंड के जो नतीजे आने हैं वो बाकी हैं, आप नतीजे देखिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा कि एक नया चेहरा कितने वोट लाया है। और 15-20 साल से छत्तीसगढ़ के उस पर्टिकुलर विधानसभा के रायपुर शहर की राजनीति में एक्टिव होने के बाद सुनील सोनी जी ने कितने वोट लाए, किसी दूसरे के पंगु बनकर सहारे पर वेंटिलेटर लगा हुआ था उनको बृजमोहन जी के नाम का, जिसके कारण उनको इतने वोट मिले। बृजमोहन जी यदि इस चुनाव से हट जाते ना दुलारे जी, तो इन्हें समझ में आता कि इनका किला ढह गया, कांग्रेस ने भेदा नहीं, इनके किले को ढहा दिया। तो देखिए बड़े आरोप लग गए। बस 10 सेकंड में आऊँगा, डिबेट खत्म करूँगा, सिर्फ आखिरी प्रतिक्रिया 10 सेकंड की लूँगा। बता दीजिए अमर जी, भेदते नहीं, किला ढा देते। देखिए वो किला जगमगा रहा है, उस किले में आतिशबाजी हो रही है, उस किले में मिठाइयाँ बट रही है। ये पता नहीं कौन सा किला देख रहे हैं जो किला ढह गया है। इनको तो अपना किला देखना चाहिए। अभी कांग्रेस भवन, राजीव भवन जाकर देखिए। मुझे अभी एक मैसेज आ रहा था कि कांग्रेस भवन में, एक पत्रकार का ही मैसेज था कि कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप आइए, हम अपने किले में आपको आमंत्रित करते हैं। हमारे किले में मिठाइयाँ बट रही है, हमारे किले में आतिशबाजी हो रही है, और वो किला हमने जश्न के साथ जीत लिया है। और मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका प्रत्याशी भले छोटा था, उम्र में छोटा था, नया था, चलिए जिस सहारे से ही उसको कम से कम कुछ हजार वोट तो मिले। आपको भी बधाई है। ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से रायपुर राजधानी में एक बड़ा उथल पुथल चुनाव को लेकर के है। क्यों है? क्योंकि 8 बार जीती हुई विधानसभा सीट थी और बीजेपी हमेशा जीतती थी, और इस बार भी बीजेपी ही 9वीं बार जीत रही। खैर तय हो गया कि बीजेपी को हराना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो क्या बीजेपी हारेगी या बीजेपी जीतेगी, खैर ये समय बताएगा। खैर अभी कुछ चरणों के मतदान बाकी, मतदान के साथ पूरी पुष्टि हो जाएगी। खैर शाम 6 बजे फिर मैं बने रहूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन कितने मतों से जीता और कौन कितने मतों से हारा, क्या कुछ हुआ इस चुनाव में, वो बड़ा विश्लेषण मैं शाम 6 बजे लेकर के आऊँगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए News 21।